अब हम आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिस पर हमारे देश का एक वर्ग आजकल बड़े आंसू बहा रहा है। यह खबर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी फादर स्टेन स्वामी की मौत से जुड़ी है, जिस पर विपक्षी नेता, हमारे देश के मुट्ठी भर लिबरल्स और बुद्धिजीवी ये कहकर देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इस देश की सरकार, न्यायिक व्यवस्था और सिस्टम ने एक 84 साल के सामाजिक कार्यकर्ता की जेल में जान ले ली। लेकिन क्या यह बात सही है? क्या यह दुष्प्रचार सही है? और क्या आपके पास इस दुष्प्रचार से निपटने के लिए पूरी जानकारी है? आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले यह खबर जानिए। फादर स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी थे, लेकिन एक दिन पहले ही मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक है और फादर स्टेन स्वामी को पार्किंसंस नाम की बीमारी थी। उन्हें जेल में रहते हुए पानी पीने के लिए सिपर बॉटल उन्होंने मांगी थी। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं बातों को आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु इस देश के लिए बहुत शर्मनाक है। पर यह शर्मनाक क्यों नहीं है, आज आप ये जानिए। आज हमारे पास वो दस्तावेज हैं जिनमें यह बताया गया है कि फादर स्टेन स्वामी मासूम नहीं थे, बल्कि उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था और भीमा कोरेगांव की हिंसा भड़काने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। एनआईए ने कहा है कि उसके पास फादर स्टेन स्वामी के खिलाफ ठोस सबूत थे। इस मामले में विशेष अदालत में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की, जिसके बाद अदालत ने स्टेन स्वामी को जेल भेज दिया। और यह सब अदालत ने किया है। भारत एक ऐसा देश है जहां न्यायिक व्यवस्था आज भी कायम है और यह अदालत का फैसला था। उनके खिलाफ धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने, धारा 121 यानी देश के खिलाफ विद्रोह, धारा 124A यानी देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाना, ये सारी धाराएं लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद देश का एक वर्ग उनकी मृत्यु को लेकर आंसू बहा रहा है। बड़ी बात यह कि 21 मई को स्टेन स्वामी ने अस्पताल में भर्ती होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वो बीमार हैं, उन्हें अस्पताल जाना है, और जिस अस्पताल में वो भर्ती थे उस अस्पताल का चुनाव भी उन्होंने खुद किया था। आप सोचिए, हमारे देश में कितने ऐसे कैदी हैं जिन्हें उनके मनपसंद अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। लेकिन यह झूठ फैलाया गया कि 84 साल के एक सामाजिक कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत हो gई, जबकि फादर स्टेन स्वामी की मौत को डॉक्टरों ने नेचुरल यानी स्वाभाविक बताया है। इसके बावजूद इसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहकर हमारे देश के कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। आज संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस पर ट्वीट किया और लिखा कि वो फादर स्टेन स्वामी की मौत से दुखी है और विचलित भी है। उन्होंने ये भी लिखा कि कोरोना के दौरान भारत में जिन लोगों को बिना किसी कानूनी आधार के गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के आतंकवाद पर कुछ नहीं कहता। वहां दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी खुलेआम घूमते रहते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, कभी कुछ नहीं कहता। चीन में वीगर मुसलमानों के दमन पर इसने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। फिलिस्तीन इजराइल के बीच संघर्ष पर कुछ नहीं बोलता। वहां मानव अधिकारों की बात नहीं करता। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर कभी ये बात नहीं करते। चीन में जो सैकड़ों मानव अधिकार कार्यकर्ता जेल में बंद हैं, उन पर भी संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन राइट्स कमीशन चुप रहता है। यही नहीं, जब अमेरिका ने आतंकवादी संगठन तालिबान से बातचीत शुरू की, तब भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ नहीं कहा कि आप आतंकवादियों से कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन भारत में जिस व्यक्ति पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं, जिस पर इतने गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, उसकी स्वाभाविक मृत्यु पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था इस तरह से अपना एजेंडा चला रही है। और आपने देखा होगा आज देश के बड़े बड़े अखबार इससे भरे हुए हैं। इससे पहले जब दूसरे लोग गलत आरोपों में अंदर रहे हैं और फादर स्टेन स्वामी से कहीं ज्यादा देर तक अंदर बंद रहे हैं, तब हमारे देश के ये लोग शांत रहते हैं। आज इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है कि फादर स्टेन स्वामी को कानून के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ एनआईए की ठोस दलीलों को देखते हुए अदालत ने ही उनकी जमानत की अर्जी को खारिज किया था। यह भारत के विदेश मंत्रालय का औपचारिक बयान आया है और यह बयान इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय को देना पड़ा क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं वो लगातार अब इस मामले को उठा रही हैं और जैसे यूनाइटेड नेशंस और विदेशी जो प्रेस है वो भी अब इस मामले को एक बार फिर से भारत की बदनामी करने के लिए इसका दुरुपयोग करेगी।
भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने 14 वर्षों तक जेल की सजा काटी थी। उन्हें अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा दी थी, भयंकर यातनाएं दी थी। लेकिन सोचिए, हमारे देश के यही लोग जो आज स्टेन स्वामी की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं, कभी वीर सावरकर के लिए उन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया। आप समझ सकते हैं, ये दोहरे मापदंड हैं और इसलिए ये बातें आज आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे देश का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये अगर इनके लोगों को जब अदालत बेल दे देती है तो उस बेल को ये लोग क्लीन चिट समझ लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, अदालत ने बेल दे दी। आपने ऐसे बहुत सारे इनके कार्यकर्ताओं को देखा होगा जिन्होंने दंगे फसाद किए। दिल्ली दंगे जो हुए उसमें भी कई आरोपी ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में अभी आपने देखा होगा बेल मिली है कई महीनों के बाद। लेकिन जब बेल मिली तो ये सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं और देश के सामने ऐसी छवि पेश करते हैं कि बेल मिलने का मतलब है कि अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। तब इन्हें वही अदालत, वही न्याय प्रणाली, वही जज सब अच्छे लगने लगते हैं जब उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन जब वही अदालत, वही न्यायिक प्रक्रिया, वही जुडिशरी जेल रिजेक्ट कर देती है, बेल रिजेक्ट कर देती है, जैसे कि फादर स्टेन स्वामी के मामले में हुआ, उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई, उन्हें जेल में ही रखा गया और ये सब अदालत में सुनवाई चल रही थी कागजों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। लेकिन जब अदालत ने बेल नहीं दी तो फिर यही लोग उसी अदालत को, उसी सरकार को, उसी न्यायिक व्यवस्था को उससे नाराज हो जाते हैं और फिर ये रुख करते हैं विदेशी मीडिया का, विदेशी संस्थाओं का और विदेश में काम करने वाली अलग अलग एनजीओज का। और फिर ये सारे लोग मिलकर बहुत संगठित तरीके से फिर ट्वीट्स करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए, भारत में आज़ादी का दमन हो रहा है, भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ देखिए क्या हो रहा है। और इन सब के साथ हमारे देश के विपक्षी नेता मिल जाते हैं, हमारे देश के कुछ पत्रकार मिल जाते हैं, बुद्धिजीवी मिल जाते हैं, एक पूरा के पूरा एक गैंग बनाते हैं और फिर अपने ही देश में इस तरह की चीज़ों को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। आप एक पैटर्न देखेंगे कि फादर स्टेन स्वामी की जैसे ही मृत्यु हुई, खास तरह के वही लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, उन सब लोगों के ट्वीट्स अचानक से सामने आने लगे और सब ने एक ही भाषा का प्रयोग किया। और भाषा क्या है कि स्टेन स्वामी को रिहा कर देना चाहिए था। अगर भावनाओं के आधार पर रिहा करने की बात आएगी तो फिर न्याय व्यवस्था कहां जाएगी, अदालतें कहां जाएगी? अदालतें सबूत के आधार पर फैसला दें या उम्र के आधार पर फैसला देंगी या इस आधार पर फैसला देंगी कि विपक्षी नेता किसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या एजेंडा चला रहे हैं? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.